हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 जो कि आ चुकी है और जो फॉर्म्स हैं वो भरे जाने थे जल्दी ही, लेकिन यहाँ पर 8 तारीख डेट उसकी कर दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आज हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस और जनरल नॉलेज जिसमें एमपीजी के इंक्लूड है वो क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिड डे मील योजना, क्या मिड डे मील योजना किस कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शामिल किया गया है? तो मिड डे मिड डे मील जो है यहाँ पर योजना, उसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। कब हुई? 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया कि इसकी शुरुआत कब हुई। अब इसमें मतलब किस कक्षा में पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे चौथा है, पांचवा है, आठवां है और सातवां है। तो ये याद रखिए कि ये 1 से 8वीं तक, ठीक है, यानी कि कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को जो है यहाँ पर ये दिया जाता है। तो इसका जो आंसर इसमें क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा आपका 8वां नंबर की मिड डे मील योजना 8वें कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को ऐसा प्राप्त होता है। तो इसका जो अगर हम बात करें, इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वालों को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 8। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बंगाल के बंटवारे का आदेश किसने दिया? तो सबसे पहले तो बंगाल का बंटवारा कब हुआ वो याद होना चाहिए, 1905। कब हुआ बंगाल विभाजन? बंगाल विभाजन हुआ 1905, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज देखिए, कोई भी चीज है बंटवारा, ठीक है, बंटवारा जब भी होता है तो कहीं ना कहीं कर्ज बढ़ जाता है भैया। ये ट्रिक है याद रखने की कि अगर बंटवारा होता है तो कर्ज बढ़ जाता है। तो इसका जो आदेश किसने दिया होगा, कर्ज उसमें होगा, वो है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन। इन्होंने कर्जा दिलवा दिया भैया, बंटवारा करवा दिया। तो जो गरीब पड़ेगा, जिसको बंटवारे में कम हिस्सा मिला, जिसके साथ बेईमानी हो गई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो जो है यहाँ पर कर्ज में डूब जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया। अब इसमें एक डेट है जो अगर आप याद रखना चाहें, 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर लागू कब से हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से जो है ये चीजें लागू हो गई या फिर प्रभावी हो गई। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कर्ज में आप डूब जा रहे हो, ठीक है, तो कर्जन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि इनमें से जो ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से भारत की डायमंड सिटी किसको बोला जाता है? सूरत को, पन्ना को, मुंबई को या फिर जयपुर को? तो इसका जो सही आंसर है वो सूरत है। सूरत को भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सूरत। अब कुछ जो है यहाँ पर मतलब नेम आप याद रखिए जो कि ये मोस्टली एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर गोल्डन सिटी पूछा जाता है, और वो सभी को बनता भी होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है। गोल्डन सिटी, गोल्डन टेम्पल जहां पर है, गोल्डन सिटी उसी के नाम पर पड़ा है। तो क्या है? अमृतसर। ठीक है, क्या है? अमृतसर हो जाएगा आंसर। डायमंड सिटी सूरत है। पिंक सिटी, ठीक है, जयपुर है ये हमारा पिंक सिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें मुंबई जो है, मुंबई को क्या बोला जाता है? भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार। अब इसमें पन्ना इसलिए कंफ्यूजन के लिए दिया है क्योंकि पन्ना में जो है हीरा मिलता है, और भारत में ये जो है बहुत इसका जो है फेमस स्थान है हीरा के लिए, एमपी में है जो। तो इसलिए ये ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है ताकि कंफ्यूज हो जाए। अब ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है, तो नागपुर,
नागपुर को हम क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर हो गया सूरत हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है हमारे पास कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, ठीक है, खालिस्तान में स्थित है। दिल्ली में है, कानपुर में है, मुंबई में है या फिर नासिक में है? दिल्ली, मुंबई, कानपुर या फिर नासिक, किसका? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, जिसको हम सेंट्रल बैंक के नाम से भी मतलब जानते हैं, जो कि हमारा भारत का एक मतलब केंद्रीय बैंक है। ठीक है, केंद्रीय बैंक है या फिर बैंकों का बैंक। ठीक, बैंकों का बैंक, फादर ऑफ द बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मोस्टली जो है मुंबई में आपको मोस्टली बैंकों के हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है हमारे पास कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया को संदर्भित करता है, मतलब किसको बोलते हैं? कुल्लू घाटी को, हैदराबाद को, बेंगलोर को या फिर कोलार को? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु को या फिर बेंगलोर को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक नगर है यहाँ पर, इसलिए इसको जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और ठीक है, और इसको एक उपाधि और दी गई है, अंतरिक्ष नगर। ठीक है, अंतरिक्ष नगर भी इसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर और अंतरिक्ष नगर और सिलिकॉन वैली, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित्र। ठीक है, 10 कुमार चरित्र किसने लिखी भैया? तो देखिए बुक्स से क्वेश्चन लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन बुक्स से पूछा गया है, तो बुक्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो 10 कुमार चरित्र किसने लिखी? बसवक्त्रा ने लिखी, कैंपेगौड़ा ने लिखी, दंडी ने लिखी या फिर कालिदास ने लिखी? किसने लिखी? तो 10 कुमार जो है, 10 कुमार चरित्र की अगर हम बात करें मतलब लेखक के, राइटर जो है वो है दंडी। क्या है? दंडी। अब दंडी के द्वारा जो है और जो पुस्तकें लिखी गई वो क्या है? एक है अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी। तो ये बुक भी याद रखना, हो सकता है ये बुक इस बार पूछ ली जाए। चलिए अब जैसे कि कालिदास हैं, ये है हमारे कालिदास जी, इन्होंने भी बहुत सारी बुकें लिखी हुई हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुकों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कुमार संभवम, ठीक है, कुम्हार संभवम, कुमार संभवम लिखी है। रघुराम अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है इन्होंने। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, रघुराम अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये सब भी याद रखना है जो कि कालिदास की है। तो कभी कभी एग्जाम में जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे अष्टाध्यायी के बारे में पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेंगी। अभी हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो सही आंसर क्या है? दंडी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इंदिरा सागर बांध जो है किस वर्ष में चालू हुआ था? तो इंदिरा सागर बांध की अगर हम बात करें तो यह परियोजना जो है यहाँ पे चालू हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। तो इंदिरा गांधी जो है 2005 में ये चालू हुआ था। अब इंदिरा जो सागर परियोजना है, अगर हम बात करें इसका शिलान्यास जो हुआ था वो कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, 23 अक्टूबर 1984 को ये यहाँ पर हुआ था। और ये जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। क्या है? सर्वाधिक ऊंचा बांध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो यह है कि तमिलनाडु के विद्यालय में दोपहर का भोजन योजना, ठीक है, दोपहर का भोजन योजना जो है शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो ये एक पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है, जो योजना का इन्होंने प्रारंभ किया था। तो वो क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इन्होंने अगर हम बात करें कि रत्न मतलब भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया था मरने के बाद। ठीक है, तो कौन है वो?
वो है भैया, अब देखिए जिसने ये काम किया बहुत ही कामगार होगा, बहुत ही बड़ा होगा, तो के कामराज। के कामराज, इनको भारत रत्न भी मिला है 1976 में मरने के बाद, ठीक है। और ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री भी थे तमिलनाडु के। तो 1976 में के कामराज जी ने जो है यहाँ पर दोपहर का भोजन योजना शुरू की, जिसमें अगर हम बात करें तो दोपहर का भोजन जो था मतलब निःशुल्क माध्याह्न भोजन दिया जाता था बिना पैसों के। चलिए, तो इसका आंसर है के कामराज। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में चालू किया गया था। ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में चालू किया गया था? तो यह किया गया था 1961 में। कब किया गया था? 1961 में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया था ना, यहाँ पे लिखा हुआ मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा यहाँ पर चालू किया गया था ऑपरेशन नर्मदा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है कि ये अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। कौन है अकबर का बड़ा पुत्र? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? ठीक है, अकबर का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था सलीम था। अब सलीम इनमें से कौन है? इनमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सलीम। तो सलीम जो थे वो भैया जहांगीर को ही सलीम बोला जाता था, या उनका नाम था सलीम। तो सलीम जो है सबसे बड़े बेटे होगा। उन्होंने इनका नाम जो सलीम रखा था वो सूफी संत थे सलीम चिश्ती, उनके नाम पर यहाँ पर रखा गया था। और जहांगीर को एक नाम से और जाना जाता है, क्या नाम से? न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि न्याय की जंजीर के लिए किसको? शाहजहां सलीम को यहाँ पर, सॉरी शाहजहां नहीं, जहांगीर को याद किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है वो है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है? क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है। अब समवर्ती सूची क्या होती है पहले वो जानिए। समवर्ती सूची ऐसा सूची होता है जिसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, समवर्ती, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, तो ये हिस्सा जो है समवर्ती कहलाता है। मान लो ये केंद्र है और ये राज्य है, तो ये दोनों के अधीन है, तो इसमें केंद्र भी जो है उसके ऊपर नियम बना सकता है। ठीक है, नियम बना सकता है और राज्य भी उस पर नियम बना सकता है। तो ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों डिसीजन ले सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, या कानून बना सकते हैं, उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। परंतु कानून के विषय में अगर हम बात करें, अगर कानून समान हो जाता है, ठीक है, और कानून को लागू करने की बात होगी, तो वहां पर केंद्र सरकार ही संविधान जो है यहाँ पर संविधान में लागू होगा। किसका? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून। ठीक है, मतलब कानून के विषय में अगर बात करी जाए तो केंद्र सरकार की ही चलेगी, मेनली जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली यहाँ पे बात हो गई। बस आप इतना याद रखिए, समवर्ती सूची मतलब जिसमें दोनों को कुछ ना कुछ अधिकार रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और इसमें क्या होता है, 47 विषय थे समवर्ती सूची में। तो यहाँ पर जो आंसर है, मतलब कि निम्न में से इनमें से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है पूछा गया है, तो वो है, तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो यह है कि डैश का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। किस राज्य का सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। कितना है? उत्तर प्रदेश इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, ये कोई मतलब बहुत ही इजी लेवल का प्रश्न था। अगला प्रश्न अगर हम बात करें, किस राज्य को पहले दक्षिणी कौशल के रूप में जाना जाता था? तो एक बात बता देते हैं कि दक्षिणी कौशल के रूप में तो आपको छत्तीसगढ़ याद होगा, या फिर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। और छत्तीसगढ़ जो है पहले एमपी में था, और एमपी को हम क्या बोलते हैं, महाकौशल के नाम से जानते। तो उससे भी आप इसको मतलब महाकौशल एमपी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, महाकौशल इस तरीके से। तो इसको एमपी से आप रिलेट कर सकते हो। और 1 नवंबर की अगर हम बात करें, 1 नवंबर 2000 को सीजी जो है 16 जिले लेकर अलग हो गया था। 16 जिले लेकर यहाँ पर अलग हो गया था, तो इसलिए ये जो है एक क्वेश्चन बन जाता है। और छत्तीसगढ़ जो है 26वां
26वां राज्य जो है हमारे भारत का बना था। तो दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता है। तो ये एक एमपी का क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है छत्तीसगढ़ है और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है कि टाटा इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे, पूछ रहा है। क्या है? टाटा इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले तो 1868 में इसकी स्थापना हुई थी टाटा की। कब? 1868, 1868 में। और किसने करी? तो भैया रतन टाटा मत लगा दीजिएगा, तो इसका सही आंसर है जमशेदजी टाटा। ठीक है, जमशेदजी टाटा। रतन टाटा जी अभी है, जमशेदजी टाटा ने जो है इनकी स्थापना करी थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर है? मुंबई। मुंबई मेरी जान। ठीक है, मुंबई में मोस्टली मैंने बोला है कि हेडक्वार्टर आपको वहीं देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है जमशेदजी टाटा। अगला प्रश्न है कि कंदरिया मंदिर कहां पर स्थित है? कंदरिया मंदिर कहां पर स्थित है? तो अगर हम बात करें यह कहां पर है, तो खजुराहो में है। ठीक है, मांडू इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन क्या होता है मंदिरों के विषय में हम मांडू लगा देते हैं, लेकिन मांडू यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन भी उसने मांडू दे के रखा है। इसका सही आंसर है खजुराहो। क्या आंसर है? खजुराहो। यह भी जो है एमपी के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो खजुराहो इसका सही आंसर हो गया। अब इसकी थोड़े से हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जो खजुराहो की अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो खजुराहो में चंदेल राजाओं की राजधानी थी। मतलब जो खजुराहो था किसकी? चंदेल। चंदेल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पर कई सारे भव्य मंदिर मठ आपको मिलेंगे। ठीक है, और 64 योगिनी मिलेंगे, चंद्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कई बहुत सारे आपको यहाँ पर मंदिर मिलेंगे। और खजुराहो से इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि 1986 में, डेट याद रखिएगा, 1986 में यूनेस्को में खजुराहो को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमपी से है और खजुराहो जो है यूनेस्को में शामिल है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मतलब खजुराहो इंपॉर्टेंट ही है एग्जाम की दृष्टि से, कुछ ना कुछ वहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सही आंसर है खजुराहो। अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो जो कथकली है वो कहाँ की है? केरल। केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली माना जाता है। और यहाँ पर एक मोहिनी अट्टम भी होता है, मोहिनी अट्टम, और एक होता है ओट्टम। ओट्टम ये भी यहाँ की एक नृत्य शैली कहलाती है। आंध्र प्रदेश की जो है प्रसिद्ध नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये भी एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, असम में पूछा जाता है, असम से एक पूछा जाता है बिहू। बिहू कहाँ से है? तो बिहू जो है असम से है। बिछुआ, बिछुआ ये भी जो है असम से है। तो बिहू पे ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, कुचिपुड़ी पे क्वेश्चन बने हुए हैं। केरल से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी हो सकता था कि बिहू किस राज्य से है, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन में आपको असम मिलता, या फिर पूछ लेते कि असम में जो है नृत्य शैली है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी बिहू। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं कि क्वेश्चन को घुमा के 3-4 तरीके से पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर केरल। अगला प्रश्न जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो यह देखने को मिल रहा है कि कलिया देह पैलेस किस नदी के तट पर है? अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। कलिया देह पैलेस किस नदी के तट पर है? तो जब इसको हम जो है एमपी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एमपी को जब आप डिटेल में पढ़ोगे, चैप्टर वाइज, जिला वाइज, संभाग वाइज, एक एक जिले के बारे में आप जानोगे, नदी के बारे में जानोगे, तब जाके आपको पता चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबसे पहले तो लाइक करना है और कमेंट करके बताते रहना है कुछ भी अगर मैं पूछता हूँ। तो आप सब्सक्राइब जैसे करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन कौन सा चाहिए आपको? 3 बजे, 3 PM डेली आपको यहाँ पर जो है मैं एमपी जीके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में, डिटेल्ड एमपी जीके में 3 बजे आपको पढ़ा रहा हूँ, जहां पर हम सब कुछ कवर करेंगे डिटेल में, चाहे वो नदी हो, चाहे उसका कुछ भी हो। एमपी हम पूरा जीके पढ़ रहे हैं जिसमें आप एमपी पीएससी तक का सिलेबस उसमें कवर हो रहा है। तो एमपी पीएससी हो गया, एमपी एसआई हो गया, या फिर एमपी कांस्टेबल हो गया, या व्यापम हो गया। ठीक है, या फिर व्यापम हो गया,
और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 2 सभी जीके उसमें कवर, मतलब एमपी जीके की अगर बात करें, एमपी जीके जहां भी पूछा जाता है, तो अगर आप 3 बजे की क्लासेस अटेंड कर रहे हो हमारे चैनल पर तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो इसका आंसर है, जो अगर हम बात करें कलिया देह पैलेस की अगर हम बात करें तो कलिया देह पैलेस जो है शिप्रा नदी के किनारे है। कहां पर? शिप्रा नदी के किनारे पे है कलिया देह पैलेस। और शिप्रा नदी की बात करें तो उज्जैन में शिप्रा नदी पर सिंहस्थ मेले का भी आयोजन होता है 12 साल में, यहाँ पर कुंभ भी लगता है, तो शिप्रा नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय गीत जनगण मन सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को जो है अपनाया गया था 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी को। और अगर हम बात करें इसको, अगर सर्वप्रथम जो है कब मतलब गाया गया था और कहां पे गाया गया था, तो अगर हम इसकी बात करें तो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। अगर हम बात करें कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में जो है इसको गाया गया था। और किसने लिखा था? तो भैया बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है इसको लिखा था। और उनका जो एक उपन्यास था आनंद मठ, उसमें लिया गया था, मतलब उससे उठा लिया गया था। तो रचयिता हो गए बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है कि सिंचाई का आधुनिक तरीका क्या है? सिंचाई का आधुनिक तरीका क्या है? तो ऑप्शन जो देखने को मिल रहे हैं वो यह मिल रहा है, चेन पंप, घिरनी प्रणाली, उत्तोलक या फिर ट्रांस सिंचाई। तो ड्रिप इरिगेशन की बात की जा रही है, तो इसका आंसर है ड्रिप इरिगेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 4 भागों में बटा हुआ है, तो यहाँ पे जो है 1 पाइप, 2 पाइप, 3 ऐसे करके, और इसमें जो है यहाँ से फवारे के रूप में जो है पानी जाता है। अब यहाँ पे जो लगा होगा वह इधर भी सिंचाई कर देगा, इधर भी, ये इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इस तरीके से। तो इसका मेन क्या होता है कि जो भी प्लांट है तो उसके रूट्स में पानी जाना चाहिए, धीरे धीरे पानी जा रही है, एकदम से पानी नहीं जा रहा, धीरे धीरे धीरे, वर्षा टाइप, धीरे धीरे जो है यहाँ पर पानी जा रहा है, जैसे कि बारिश हो रही हो धीरे धीरे। तो इससे जो है अच्छी तरीके से जो है पानी रूट्स में जाता है और ग्रो करता है। तो ये जो है एक आधुनिक तरीका हो गया है सिंचाई का। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ट्रम्प्स, ठीक है, सिंचाई या फिर ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो यह है कि संश्लिष्ट पदार्थ से बने कपड़े रसोई में काम करते समय पहनने के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं, क्यों? अगर सिंथेटिक मटेरियल की बात करें तो मेनली जो है उसमें आग बहुत जल्दी लग जाता है। क्या है? आग बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही जल्दी आग लग जाता है। तो इसलिए जो है उसको पहनना सेफ नहीं होता। तो उसका आंसर हो जाएगा उसमें आसानी से आग लग जाती है। तो हमको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि आग का मतलब सुचालक ना हो, आग रोधी हो, तो वो पहन के काम करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मेढक जल में अंडे देते हैं, वे अंडे से निकलते हैं एक छोटे रूप में विकसित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? निम्फ या फिर टैडपोल, किशोर या फिर बच्चा मेढक। तो इसका सही आंसर है टैडपोल, ठीक है, टैडपोल। पोनी टेल भी हम जो है जिसको हम बोलते हैं इस तरीके से जो वो उसकी आकृति बोला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा टैडपोल। अगला प्रश्न है कि वीणा में कौन सा हिस्सा जो है ध्वनि उच्चारण करता है? वीणा में कौन सा हिस्सा ध्वनि उच्चारण करता है? तो ध्वनि उच्चारण की अगर हम बात करें वीणा में, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर रहता है। मतलब जो गिटार है, गिटार का एडवांस रूप है पहले, मतलब गिटार तो हल्का, ये बहुत भारी होता है। तो इसका जो है इसमें खिंचा हुआ जो ये धागे होते हैं ना, यही तो आवाज करते हैं। तो इसका हो जाएगा खिंचा हुआ धागा। तो आंसर हो जाएगा खिंचा हुआ धागा। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन था ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बारिश से पहले आसमान में बिजली की तेज चिंगारी दिखाई देती है या होता है, वो क्या होता है? ठीक है, बिजली की तेज चिंगारी तो मूली लाइटनिंग ही है, बिजली नाम ही दे दिया है तो भाई बिजली है, वो लाइट है, ठीक है, लाइट है। इसमें क्या होता है, लाइट पहले दिखाई देती है
और आवाज बाद में आती है। क्यों आती है? क्योंकि आवाज भैया स्लो चलती है, लाइट बहुत तेज चलती है। तो जो तेज चलेगा वो पहले पहुंचेगा, जो धीरे चलेगा वो बाद में आएगा। तो पहले हमको बिजली दिखाई देती है, फिर आवाज आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिजली, लाइटनिंग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नष्ट नहीं हो सकता? ठीक है, इसमें से क्या नष्ट नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास रेशम की साड़ी, कपास की शर्ट, या फिर पटसन का थैला, या फिर पॉलीथीन का थैला। रेशम की साड़ी नष्ट हो जाएगी, कपास भी रुई है नष्ट हो जाएगा, पटसन का थैला जूट ये भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन पॉलीथीन नष्ट नहीं हो, तब इसको जलाओ तो भी थोड़ा सा बच जाता है। और अगर जमीन में आप गाड़ देते हो तो वैसा है कि वैसा रहेगा, तो ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। तो पॉली बैग का यूज ना करें, कम से कम पॉली बैग का यूज करें, पेपर बैग का ज्यादा यूज करें। वैसे पेपर बैग भी जो है, पेपर का भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पेपर जो है पेड़ से बनते हैं, पेड़ को काटा जाता है, तो ये भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। तो थैला भी है, कपड़े का यूज करो, अपना थैला घर से निकले, कोई शर्म नहीं है थैला लेके बाहर जाने में। एक थैला ले और खुद अपना सामान लेके आए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीथीन का थैला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कार्बन की उच्चतम प्रतिशतता इसमें से किसमें होती है? ये कोयले के प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा कोयला किसमें होता है? तो वो होता है यहाँ पर एंथ्रेसाइड में। सबसे ज्यादा आपको उच्चतम 80% तक जो है कोयला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आज का क्वेश्चन यह है कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम प्रतिशत किसमें होता है? कमेंट करके बताएं। कोयले का, कोयले के जो रूप होते हैं, 3-4 रूप जो भी होते हैं, उसमें आप बताएं कि सबसे कम जो हो कौन सा होता है, वो कमेंट करके यहाँ पर हमको बताएं। अगला प्रश्न है, केचुए जो है किसान के मित्र होते हैं, क्यों, कैसे, किस लिए बोलते हैं? तो देखिए क्या होता है, केचुए जैसे कि खेत है या फिर ये मिट्टी है, एक केचुआ छोड़ोगे ना तो मिट्टी में जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। तो मिट्टी जो है ऊपर नीचे होती है, तो मिट्टी के बीच में हवा भरती है। दूसरा, वो मिट्टी खा के जब उसको खाद में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, खाद में भी परिवर्तन कर देते हैं, तो खाद बनाते हैं। तो खाद बना रहे हैं, खाद किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी सब्जी के लिए इंपॉर्टेंट, उनकी फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके मित्र हो गए। तो यहाँ पे खाद वाला ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि वे मिट्टी खोदते हैं और इस प्रकार उसमें हवा भर जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि मिट्टी खोदते हैं और उसमें हवा भरते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोशिका एक निश्चित साइज पर पहुंचने के बाद क्या हो जाती है? कोशिका, तो कोशिका जो है विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन में क्या होता है, ऐसे है, धीरे धीरे फिर और छोटा होता जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा है, गोल था तो गोल से फिर लंबा ऐसा होगा, फिर और लंबा ऐसा, फिर ऐसा, है ना, मतलब यहाँ बीच में, यहाँ पे ऐसा, यहाँ बीच में कम, और फिर ऐसा, और फिर उसके बाद जो है दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा और दोनों में अलग अलग केंद्रक यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस तरीके से कोशिका विभाजन यहाँ पर होता है। तो ये दो विभाजित, मतलब दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और दो नए अलग अलग केंद्रक भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो में विभाजित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उन दांतों का नाम बताइए जो कि वेधन यानी कि काटने फाटने में काम आते हैं। ठीक है, तो मोनली इन वाले दांतों की बात की जा रही है। किस वाले दांतों की? इनकी बात की जा रही है। डॉग में आपने देखा होगा, हमारे पास भी ऐसे 4 दांत होते हैं, तो उनको यहाँ पर बोला जाता है रत्ना, कैनाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इससे जो है चीड़ फाड़ आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे। तो अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाए, तो जो ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शंस है कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट की बात की जा रही है, माइकल फैराडे की बात की जा रही है, ग्राहम बेल की बात की जा रही है और आइंस्टीन की बात की जा रही है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी? तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, आइंस्टीन ने क्या किया भैया, उन्होंने एक समीकरण दिया था, E=mc² बताया, ग्राहम बेल ने फोन की खोज कर दी, माइकल फैराडे अभी मैं नहीं बताऊंगा। और ऑप्शन नंबर ए जो है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की खोज, यानी कि
डिस्कवरी। अब आज का एक क्वेश्चन और यहाँ पर कि माइकल फैराडे ने क्या किया था वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सभी को पता होगा। बाकी दो मैंने बता दी, ग्राहम बेल ने फोन की खोज करी थी, और यहाँ पर अगर हम बात करें आइंस्टीन ने तो इक्वल टू mc² यहाँ पर दिया था, जैसे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी भैया? न्यूटन ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको बताना है माइकल फैराडे ने क्या किया था, तो कमेंट करके आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। और 3 बजे एमपीजीके की डिटेल क्लासेस लेना ना भूलें, और वहां पर जो है आप देख सकते हो डिटेल में। और ये जो है यहाँ पर कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की जा रही है, करीबन यहाँ पर हम सभी 50 से 60 जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, हर शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।